हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल टॉपर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट वीडियो कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति के ऊपर बनने जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 का माइंड मैप लिखा है। माइंड मैप में पूरा का पूरा इस चैप्टर का माइंड मैप बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम लोग अपने इस चैप्टर में अध्याय 1 संख्याओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज नंबर, संख्याएं क्या है, एक्चुअली में संख्या होती क्या है। आज हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो में सब चीज़ अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और शुरू करते हैं। जी हाँ, आप लोगों को दिख रहा है सब चीज़। चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। सबसे पहले यही बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। व्हाट इज़ अ नेचुरल नंबर। इसको एन से दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं एन से हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। इसको हम लोग एन से दिखाते हैं, अपने दिखाने की भाषा में इसको हम लोग एन से दिखाया करते हैं, और इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो कैसी संख्या है। नाम से मालूम चला है प्राकृतिक, ऐसा नंबर जो शुरुआत से हो, क्योंकि प्रकृति शुरू से है ना। ऐसा नंबर जो शुरू से हो, बिल्कुल शुरू से हो। ठीक है, या और नंबर कहाँ से शुरू होता है हमारा, 1 से ना। तो जो हमारा ये नंबर है प्राकृतिक संख्या, ऐसे नंबर है जो 1, 2 और 3, और फिर ऐसे करते करते एक पैटर्न में अनंत तक जाए। कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अनंत तक जाता है। ठीक है, ऐसा नंबर ही हमारा जो 1, 2, 3 के पैटर्न में बनते बनते अनंत तक जाए, वहाँ तक जहाँ तक गिनती हो वहाँ तक जाता है, तो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3 से ऐसे पैटर्न बनता है, 1 से शुरू होकर बनता है और अनंत तक जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो में सब चीज़ अच्छे से दिख रहा होगा और क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग ये हमारा कि बताइए कि 24 जो है हमारा, क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है। जी हाँ, मैंने बोला 1, 2, 3 ऐसे करते करते अनंत तक जो जाए वो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। मैंने ये बताया था ना। तो ये 24 जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। चलिए उसके बाद हम लोग मान लेते हैं -1। मुझे बताइए -1 प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। गुड, बिल्कुल आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया है। जो हमारा -1 है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला यहाँ 1 से शुरू होता है, लेकिन -1 तो 0 के पहले आता है ना, और यहाँ तो 0 भी नहीं है, तो ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो हमारा -1 है वो एक प्राकृतिक संख्या हमारा नहीं है। इतना आप लोग समझ में आ गया। चलिए अब मान लेते हैं 0। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, बताइए। 0 एक प्राकृतिक संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा 0 से तो शुरू होता ही नहीं है। ये तो हमारा -1 से शुरू होता है, 1, 2, 3 के पैटर्न के रूप में चलता है। तो ये जो हमारा 0 है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और वो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को बताना है कि जो हमारा ये 50 है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है कि एक पूर्ण संख्या है, कि एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। बस आप लोगों को इतना बताना है, यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, और इसको दिखाते हैं हम लोग आई से। ठीक है, इसको दिखाते हैं हम लोग आई से। पूर्णांक संख्याएं को दिखाते हैं आई से। आई मतलब इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स यानी ऐसे नंबर जो ऋणात्मक और धनात्मक, जो ऋणात्मक के नंबर से मिलके बने हों और जो धनात्मक के नंबर से मिलके बने हों, दोनों नंबर से मिलके बने हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते 3 जो है यहाँ अनंत तक जाएगा, और इधर जो है वो इधर अनंत तक जाएगा। माइनस की नंबर जहाँ तक हो वहाँ तक जाएगा, और प्लस का नंबर जहाँ तक हो वहाँ तक जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि -24 एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है या नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल -24 एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि √2 एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है, ये बताएं।
तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूट आ जा रहा है और रूट वाले नंबर जो है हमारे वो पूर्णांक संख्या नहीं होते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि रूट का 4 एक पूर्ण संख्या है या नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं है, मुझे बताएं। रूट का 4 एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि रूट को 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। रूट को 4 को मैं अंडर रूट 2 गुना 2 लिख सकता हूँ। ये हम लोगों ने क्लास 8th में सीखा है। 2 गुना 2 लिख सकता हूँ अंडर रूट में। अच्छा, इसमें से 2 बाहर आ सकता है ना, 2 बाहर आ सकता है ना, ये हमने क्लास 8th में सीखा था पहले। ठीक है, तो 2 एक पूर्णांक है कि नहीं ये बताइए आप, है ना 2 एक पूर्णांक। 2 तो यहीं पे लिखा हुआ है, 2 एक पूर्णांक संख्या है ना हमारा। तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारा ये अंडर क्वेश्चन ऐसे फंसाएगा आप लोगों को, टिक मार्क में ऐसे देगा कि अंडर रूट 4 बताइए एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है। अब मान लीजिए अंडर रूट 25 है, अंडर रूट 25 है, अब बताइए एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 एक पूर्णांक संख्या है। क्यों है? क्योंकि मैं इस अंडर रूट 25 को 5 गुना 5 लिख सकता हूँ और 5 गुना 5 क्या होता है? 5 होता है। तो ये अंडर रूट 25 क्या हमारा एक पूर्णांक संख्या है ना, है ना कि नहीं है बताओ। तो है ना, तो इस पर टिक लगा दोगे। अगर बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्णांक संख्या है और सब में अगर रूट लगा हो तो रूट को खोल के देखिए, अगर ना खुल गया रूट तो समझ लीजिएगा वो एक पूर्णांक संख्या है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के ऊपर। पूर्ण संख्या क्या है? तो जो हमारा देखो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यहाँ मैं ऐसे खरीद रहा हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो हल्का सा भी। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो 0, 1, 2, 3 और अनंत तक जाए। अरे भैया ये तो प्राकृतिक संख्या है। नहीं नहीं नहीं, इसमें 0 आता है स्टार्टिंग में और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। जो नंबर 0 से शुरू होकर 1, 2, 3 के फॉर्म में अनंत तक जाती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन जो नंबर 1 से लेकर शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं समझ में आया? 0 से शुरू होती है और 1, 2, 3, 4 तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास कि माइनस का 1 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है ना पूर्ण संख्या, क्योंकि ये तो 0 से शुरू होता है ना। अब बताइए क्या 0 हमारा एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है? तो जी हाँ बिल्कुल है, 0 हमारा बिल्कुल है एक पूर्ण संख्या, बिल्कुल है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन, बताइए मुझे माइनस का अंडर रूट 625 ये एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है? मुझे बताइए कि 100 एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है? मुझे आप लोगों को ये बताना है। बताओ क्या होगा आंसर। इसको आप लोग कमेंट में बता सकते हो इसका आंसर। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको उसको क्लियर कर सकता हूँ। चलिए अब आगे आते हैं और नेक्स्ट हमारा है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ये क्या है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं? सबसे पहले ये जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q = नॉट 0 हो, ये हमारा परिमेय संख्या होता है। ऐसा नंबर जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q जो है वो 0 के बराबर ना हो, वो हमारा परिमेय संख्या होता है। क्या इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया आप लोगों को? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q = नॉट 0 हो। ठीक है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है इसकी हमारी इसकी। ठीक है, अब देखते हैं इसके मान लीजिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 क्या एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमने इससे पिछली क्लास में ये सीखा था कि हर एक नंबर के नीचे 1 छिपा रहता है। तो देखो 5/1 हमारा एक p/q हो गया और जो q है वो 0 के बराबर भी नहीं है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब मान लीजिए -2 क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं हम लोग, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं ना। क्या 0 हमारा एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे भी हम लोग 1 लगा सकते हैं। हमें तो नियम ये दिया है ना कि क्यों नीचे वाला जो हर है क्यों वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना बताइए।
चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज अ इरेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर से हमारे, और ये इरेशनल नंबर से, इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, और इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। इन दोनों का मैंने बता दिया है, ठीक है। और एक चीज़ बताना भूल गया कि पूर्ण संख्या को W से दिखाते हैं क्योंकि इसे होल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। सेम इसकी परिभाषा, ऐसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, वो सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि √2, क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए √4 है, √4 है, ठीक है, यह गलत हो गया, ये √4 है। अब बताइए क्या एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो मैंने बताया था इससे पिछली क्लास में कि इसको हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 इसको लिख सकते हैं ना हम लोग। तो बताओ 2 गुना 2 √ में है, यहाँ आ गया बाहर 2, तो मुझे बताइए 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार जो हमारा √4 है वो एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसमें भी सेम आप लोगों को पूर्णांक वाला ही नंबर लगाना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताया पहले आप लोग, इतना समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद कुछ बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद बात करते हैं। देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारी क्लास के लायक से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये पता नहीं गली में कोई बेचने वाला सामान आया है तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। एक चीज़ और 2 चीज़। सबसे पहला, अगर कोई भी एक परिमेय संख्या हो, मैं परिमेय संख्या को P से दिखा देता हूँ और अपरिमेय संख्या को मैं A से दिखा देता हूँ। अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर योग कराते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इस बात का विशेष करके याद रखें आप, ठीक है। अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, उसका अगर हम लोग योग कराएं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। लेकिन अगर हम लोग एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में घटाएं तो भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। समझ में आया? तो भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। एक और बात, अगर मान लीजिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का आपस में गुना कराते हैं तो हमें ये परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है, ठीक है। परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग कराते हैं तो क्या मिलेगा? अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर भाग कराएं तो हमें परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है, इसमें कोई भी कंक्लूजन की बात नहीं है। एक एक एग्जाम्पल से हम लोग इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, ये चल नहीं रहा हमारा, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग इसका ले लेते हैं PA का। अगर मान लो 2 हमारा एक परिमेय संख्या है और हमारा जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐड तो होगा नहीं, आंसर तो यही आएगा ना, आंसर यही आएगा ना। अब मान लीजिए सेम इसी को लेते हैं, एक 2 है और एक हमारा √3 है, तो भी हमारा यही होगा, तो भी हमारा यही होगा ना। अब मान लेते हैं कि अगर 2 गुना √3 है तो मुझे एक बात बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हमारा 2√3 हो जाएगा, तो ये अपरिमेय है। और इसी प्रकार अगर हम लोग कोई और एग्जाम्पल लेते हैं तो वो हमारा परिमेय आ सकता है, ठीक है, वो हमारा परिमेय आ सकता है। मान लीजिए कि अब हमारे पास है √2 और मान लीजिए एक हमारा √3 है यहाँ पे। अब इन दोनों का योग क्या होगा, भाग देंगे तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो ये हमारा अपरिमेय है, लेकिन यहाँ परिमेय भी आ सकता है। कैसे? मान लीजिए अगर ये रहा और ये रहा, इससे ये चला गया रूट से रूट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 चला गया, अब 1 आ गया ना, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि अगर मैं एक परिमेय और एक अपरिमेय को अगर मैं भाग दूं तो मुझे सदैव ही अपरिमेय संख्या मिलेगा। यहाँ तो मिस्टेक हो गया है, सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगा। और अगर मैं परिमेय और अपरिमेय को आपस में गुना करूँ तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल सकता है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को इतना समझ में आया,
इतना समझ में आया आप लोगों को? हमारे इस चैप्टर का पूरा एक डिटेल था ये, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इतना समझ लीजिए आपका चैप्टर नंबर 1.5 तक का आपका क्लियर है। ठीक है, 1.5 तक आपका क्लियर है, पूरा एक्सरसाइज आपका 100% क्लियर है। इसके अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांकों के नियम। ठीक है, वीडियो लंबी हो जा रही है, तो इसके अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांकों के नियम क्या है, घातांकों के नियम, और परिमेयकरण भी सीखेंगे, परिमेयकरण क्या है एक्चुअली में। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही। इसी के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना हो तो वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।